दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB की ज्योग्राफी सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। यानी आपके सिलेबस में ज्योग्राफी या भूगोल से जुड़े हुए वे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन टॉपिक्स के कंसेप्ट और उनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं उन्हें यहाँ हम समझने जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान क्या रखना है, DSSB के सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है, सब्जेक्ट हम सभी जानते हैं भूगोल, ज्योग्राफी, इन टॉपिक के कंसेप्ट क्या हैं, इनके कंसेप्ट के साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रखे हैं। आप चाहें तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए और टॉपिक्स भी देख लीजिए। हमने मौसम में परिवर्तन, ऋतुओं में परिवर्तन के बारे में जाना था। किसी खास स्थान पर क्या समय होगा, पूरे विश्व में ध्यान रखिएगा, किसी भी स्थान पर, विश्व के किसी स्थान पर समय की गणना कैसे की जाती है, मानक समय क्या होता है, अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं, देशांतरी रेखाएं क्या होती हैं, सौरमंडल के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति आदि के बारे में जाना है। आप चाहें तो विजिट करें और वो सारे टॉपिक वहां देख लें ताकि आपके जो कंसेप्ट है वे क्लियर हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आज के सेगमेंट पर हम चर्चा करते हैं। आज किस खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे? हमने पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में समझा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखा था और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अंतर्जात बल, बहिर्जात बल के बारे में हमने समझा। विभिन्न बलों की उत्पत्ति के माध्यम से, इन बलों के माध्यम से कैसे वलन और फॉल्ट आदि बनते हैं, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते गए। पर्वत, पठार, मैदान को हमने समझा। आज हम एक खास और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे। जैसे कल की क्लास में हमने पढ़ा था वायुमंडल के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, कि वायुमंडल, एटमॉस्फेयर आखिर है क्या। उसमें हमने डिटेल से चर्चा की थी वायुमंडल को समझने के लिए कि आखिर वायुमंडल क्या है। वायुमंडल, जहां वायु यानी हवा प्लस इन हवा या इन वायु के भीतर क्या क्या चीजें मिश्रित है, गैसें मिश्रित है। क्योंकि हवा क्या है, हवा गैसों का मिश्रण है, हम सभी जानते हैं। जब वायुमंडल के बारे में पूछा जाता है तो इन्हीं गैसों के मिश्रण को जब लेयर्ड वाइज देखा जाए या लेयर वाइज देखा जाए तो पृथ्वी की ऊपरी सतह में कई हजार किलोमीटर तक जो बहुस्तरीय गैसों की परतें पाई जाती हैं, इन्हें ही हम वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल की जो आसान शब्दों में या कहें आसान भाषा में यदि हम वायुमंडल को समझने की कोशिश करें तो वायुमंडल क्या है? वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों की बहुस्तरीय परत है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, वायुमंडल बहुस्तरीय गैसीय परत है, गैसीय परत है, मल्टीलेयर्ड गैसियस एनवलप। ठीक है, ये क्या है, ये वायुमंडल के लिए हमने बिल्कुल साधारण सी परिभाषा देखी। और वायुमंडल के बारे में हमने कल यह भी देखा था कि ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। कहीं ना कहीं वायुमंडल जो मानवीय गतिविधियां हैं उन्हें संचालित करने में अपनी भूमिका निभाता है। खास तौर पर कहा जाता है ओजोन लेयर, क्योंकि ओजोन लेयर वायुमंडल का ही एक हिस्सा है। ओजोन परत वायुमंडल का ही एक लेयर है, एक उसका हिस्सा है और वहां से पराबैंगनी किरणों को ज्यादा प्रभावी तरीके से रोका जाता है। इसलिए वायुमंडल मानव के लिए ज्यादा क्या है, आसान है। और सबसे पहली बात, मानव के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं महत्वपूर्ण है, मानव के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, हमने वायुमंडल को समझने के साथ एक बात की थी वायुमंडल के संगठन पर, कि वायुमंडल किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है। और हमने कंपोनेंट में डिटेल से चर्चा की थी, किसके बारे में, गैसों के बारे में, कि वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का क्या है, मिश्रण है, इसकी परत है। इन गैसों में हमने कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों प्रकार की गैसों के बारे में चर्चा की थी। फिर हमने जलवाष्प के बारे में पढ़ा, कैसे वेपर, जलवाष्प अपनी भूमिका अदा करता है एक कंपोनेंट के रूप में वायुमंडल में। और फिर हमने समझा था एरोसोल के बारे में, कि एरोसोल क्या होता है और कैसे ये मदद करता है वायुमंडल के फॉर्मेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वायुमंडल में आखिर ये घटक क्या क्या भूमिका निभाते हैं और ये घटक हैं कौन कौन सी चीजें। ठीक है,
अब आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोनेंट यानी घटक, जिन जिन चीजों से वायुमंडल मिलकर बना है, और स्ट्रक्चर मतलब कि आखिर इन घटकों से मिलकर वायुमंडल बना तो है, लेकिन वायुमंडल का स्ट्रक्चर क्या है, इनमें से कौन सी चीजें वायुमंडल में किस परत पर कहां पाई जाती हैं, ऊंचाई के साथ इनमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, एरोसोल में क्या परिवर्तन होता है, जलवाष्प में क्या परिवर्तन होता है, गैसों में क्या परिवर्तन होता है, कौन सी लेयर में कौन सी गैसें पाई जाती हैं, और इन सभी के आधार पर वायुमंडल को कितने हिस्सों में बांटा गया है। यानी मान लीजिए कि यह पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर ये जो मल्टी लेयर गैसेस आवरण है, यह मल्टी लेयर गैसेस एनवेलप है, इन्हें हमने किन किन नामों से संकेतित किया है, इन्हें किस आधार पर हमने डिवाइड किया है, वही है स्ट्रक्चर, वही है संरचना। ठीक है, तो हम देखते हैं जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है, ये हमने पढ़ा। गैसों के मिश्रण के साथ साथ जो वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं, ये घनत्व में बदलाव के साथ साथ, तापमान में बदलाव के साथ साथ अलग अलग प्रकार की हैं, क्योंकि तापमान और घनत्व में जैसे जैसे बदलाव होता है, वायुमंडल की संरचना में भी बदलाव देखने को मिलता है। तो जब भी वायुमंडल की संरचना की बात की जाएगी, स्ट्रक्चर की बात की जाएगी, तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उसकी कंपोनेंट, जिन कंपोनेंट के आधार पर वायुमंडल बना है, दूसरा तापमान और घनत्व, तापमान व घनत्व, इनके आधार पर जैसे ही आप पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, वायुमंडल की परतों में जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में अंतर देखने को मिलेगा। 1, 2, 4, 5, 10 किलोमीटर तक विभिन्न प्रकार की परतों में अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि तापमान में अलग अंतर है, घनत्व में अंतर है, इसके अलावा नए नए वैज्ञानिक उपकरण आ गए हैं, और जैसे जैसे नए वैज्ञानिक उपकरण हैं, चाहे वे सेंसर हो, राडार हो, चाहे वे उपग्रह हो, इन सभी के माध्यम से क्या हुआ है, हमने वायुमंडल की विभिन्न परतों की जानकारी इकट्ठी की है। हमने क्या किया है, नए वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से हमने 16 किलोमीटर से लेकर लगभग 29,000 किलोमीटर तक वायुमंडल का अध्ययन किया है। और इस अध्ययन में एक बात निकलकर सामने आई है कि समुद्र की सतह से या सागर तल की सतह से जब हम बात करेंगे, तो सागर तल से लगभग 800 किलोमीटर तक जो वायुमंडल पाया जाता है, वह हमारे लिए क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, 16 माफ कीजिएगा, सागर तल से 800 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जो वायुमंडल है, वह हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, और फिर इसके बारे में ज्यादा अध्ययन किया जाने लगा। ठीक है, तो ये था संरचना में कैसे बदलाव होता है, और कैसे बदलाव के साथ साथ कितने हजार किलोमीटर तक हमने इसके बारे में चर्चा की। विभिन्न परतों में कैसे तापमान और घनत्व के आधार पर वायुमंडल विभिन्न परतों में डिवाइड है, विभिन्न परतों में विभाजित है, परतों में विभाजित है। किसके आधार पर? तापमान और घनत्व के आधार पर जो हमारा वायुमंडल है, वह विभिन्न परतों में विभाजित है। ठीक है, आधुनिक जितने भी उपकरण है, चाहे रडार हो, उपग्रह हो, रेडियो सांडे हैं, सभी के आधार पर हमने 16 किलोमीटर से 29,000 किलोमीटर तक की जो वायुमंडल है, उसके बारे में अध्ययन किया, और हमने पाया कि इतने से इतने किलोमीटर तक का जो वायुमंडल है, वह हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर पाया गया कि यह जो वायुमंडल है, इसकी संरचना दो आधार पर डिवाइड की गई है। पहला तापीय संरचना के आधार पर, और दूसरा रासायनिक संरचना के आधार पर। यानी कैसे? ताप में परिवर्तन होने के साथ साथ वायुमंडल को विभिन्न परतों में डिवाइड किया गया है। यानी पहला वायुमंडल हमें देखने को मिलेगा ताप, या कह सकते हैं तापीय संरचना के आधार पर, तापीय संरचना के आधार पर, और दूसरा वायुमंडल का स्ट्रक्चर है या उसकी संरचना है रासायनिक संरचना के आधार पर।
रासायनिक संरचना के आधार पर, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर। ठीक है, जब हम बात करेंगे तापीय संरचना और रासायनिक संरचना के आधार पर, तो देखिए तापीय यानी ताप और घनत्व में होने वाले परिवर्तन के आधार पर। जब बात करेंगे रासायनिक संरचना, तो जितने भी किलोमीटर की हमने वायुमंडल के बारे में चर्चा की, चाहे वे कितने हजार किलोमीटर तक क्यों ना हो, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। कंपोनेंट में भी सबसे इंपॉर्टेंट बात, गैसों के आधार पर ध्यान रखिएगा, गैसें कौन कौन सी पाई जाती हैं, उनका रासायनिक स्ट्रक्चर क्या है, उनकी रासायनिक संरचना क्या है, कैसे वे आपस में मिक्स होती हैं, किस किस सतह पर जाकर वे किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती हैं, वह रासायनिक संरचना के आधार पर भी इसके भीतर शामिल होगा। जब हम बात करेंगे तापीय संरचना के आधार पर, तो बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं, ठीक है, जैसे पैटरसन भी रहे हैं, उन्होंने तापीय संरचना के आधार पर वायुमंडल को कई परतों में विभाजित करने की बात कही। सबसे पहले उन्होंने 5 हिस्सों में से बांटा, क्षोभ मंडल, या सबसे पहले उन्होंने परिवर्तन मंडल कहा। फिर वो आगे बढ़ते हैं और उन्होंने कहा कि यहाँ ओजोन परत भी है, तो ओजोन मंडल होगा, आयन मंडल होगा, आयतन मंडल होगा, और अंत में उन्होंने लेयर की बात की और फिर 5 प्रकार के हिस्सों में डिवाइड किया। अंत में उन्होंने तापमंडल, तो इन्हें 5 प्रकार के हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया वायुमंडल को, या आप कह सकते हैं 5 परतों में वायुमंडल को डिवाइड किया। फिर जो वैज्ञानिक हैं उनकी आपसी सहमति हुई और वैज्ञानिकों ने क्या किया, ओजोन परत को समताप मंडल में मर्ज कर दिया, ठीक है, और जो आयन है उन्हें अंदर तापमंडल के भीतर मर्ज कर दिया। और उन्होंने कहा कि सामान्य रूप से अब हम स्वीकार करते हैं, या जो सामान्य रूप से सभी वैज्ञानिकों की सहमति बनी, वह इस बात पर बनी कि तापीय संरचना के आधार पर हम वायुमंडल को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला, हम मानेंगे कि वायुमंडल का जो सबसे पहली परत है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी से या पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर जो वायुमंडल की सबसे पहली परत है, उसे वैज्ञानिकों ने सर्वरूप मान्य से, या आप कह सकते हैं सामान्य रूप से जो स्वीकार किया, वह है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल के साथ साथ इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इसे हम डिटेल से समझेंगे कि क्यों, ठीक है, परिवर्तन मंडल। अब यहां पर यह प्रश्न आ सकता है कि क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल को और किस रूप से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ट्रोपोस्फियर के नाम से इसे जाना जाता है, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। ये हमने देखा, क्षोभ मंडल तापीय संरचना के आधार पर पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर बढ़ने पर आपको जो पहला मंडल मिलेगा या पहली परत मिलेगी, वह है क्षोभ मंडल। फिर आप और ऊपर की ओर बढ़ेंगे और आपको दूसरी परत मिलेगी, समताप मंडल, ठीक है, ध्यान रखें, समताप मंडल, जहां पर ऐसा कहा जाता है कि ताप लगभग समान रूप से वितरित है, लेकिन हम उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटोस्फीयर, कई बार यही नाम लिखकर आ जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, इसी को देवनागरी में लिख देते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, तो आप कंफ्यूज ना हो, समताप मंडल को ही स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। तीसरा है मध्य मंडल, ठीक है, तीसरा प्रकार, जो ऊपर की ओर जैसे ही आप बढ़ेंगे तो जो तीसरा मंडल आता है उसे मध्य मंडल या मीजोस्फीयर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, तीसरा मंडल है, किसके आधार पर, तापीय संरचना के आधार पर। और जो चौथा है, सबसे ऊपरी मंडल तापीय संरचना के आधार पर, उसे ताप मंडल कहा जाता है, या इसे थर्मोस्फीयर कहा जाता है, ध्यान रखें, ठीक है, ताप मंडल या इसे थर्मोस्फीयर कहा जाता है, ठीक। ये तो हुआ तापीय संरचना के आधार पर वायुमंडल की संरचना या इसका स्ट्रक्चर। यहाँ 2 और भी स्ट्रक्चर हैं, जैसे हमने जब बात की रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना यानी विभिन्न प्रकार की जो गैसें पाई जाती हैं, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी रासायनिक, उनकी विभिन्न अणुओं की संरचना के आधार पर, रासायनिक आधार पर आखिर यह कितने प्रकार का होता है। तो जो पहला प्रकार है रासायनिक संरचना के आधार पर, हालांकि ध्यान रखिएगा कि पूरे वायुमंडल को रासायनिक संरचना के आधार पर 2 बृहद रूपों में बांटा गया है। पहला सममंडल, जिसे होमोस्फीयर भी कहते हैं, और दूसरा है विषम मंडल, जिसे हेटेरोस्फीयर भी कहते हैं, विषम मंडल।
ठीक है। स्टीरोस्फेयर, होमोस्फेयर एंड हेटेरोस्फेयर, या आप इसे हेटेरोस्फेयर भी कह सकते हैं। ये दो स्वरूप हैं किस पर? रासायनिक संरचना के आधार पर। अब देखिए, यदि हम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, सममंडल या विषम मंडल, इन पर जब चर्चा करेंगे तो ये काफी डिटेल और ब्रॉड में चर्चा जाएगी। इसे हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे कि कैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इन्हें अलग अलग आधार पर डिवाइड किया गया है, इनकी खास विशेषताएं क्या है, और ऐसे ही हम रासायनिक संरचना में सममंडल और विषम मंडल पर भी चर्चा करेंगे कि इन्हें कैसे इस आधार पर डिवाइड किया गया है और इसके भीतर कौन कौन सी खास विशेषताएं शामिल हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।